फरेबी, इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 10। अब तक आपने पढ़ा, दादी जी ने रिया के रिश्ते के लिए राठौर परिवार से बात ना करने के बारे में साफ साफ कह दिया था और इस बात से इनकार भी कर दिया था कि रिया का रिश्ता उस घर में बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात सुनकर तो नीता जी का खून खौल उठा, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि भले ही अभय का रिश्ता आदिजा के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो रिया का रिश्ता तो राठौर खानदान के साथ करवा ही सकती है। दादी जी के जाते ही जयदीप जी ने भी नीता जी को अच्छी खासी बहस कर दी। आइए देखते हैं आखिर अब नीता जी क्या करती हैं। चलिए जानते हैं अब आगे। जयदीप जी ने जब यह कहा कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, तो नीता जी इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और वो गुस्से से जयदीप जी की तरफ देखकर बोली। नीता जी गुस्से से बोली, वाह, तुमसे तो यही उम्मीद थी, किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग न डालकर उस सिचुएशन से मुंह फेर लेना। मैंने एक बार क्या कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो तुम यहाँ से जाने की तैयारी करने लग गए। ये नहीं कि तुम किसी तरीके से उस रुद्राक्ष को हटाकर सब कुछ हमारे बच्चों के नाम करवाने के बारे में सोचो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी माँ ने भी कुछ और ही प्लानिंग बनाई हुई है। जयदीप जी ने जैसे ही नीता जी की ये बात सुनी तो वह हैरानी से बोले। जयदीप जी बोले, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तभी नीता जी मुस्कुराते हुए बोली, मतलब ये है कि रिया की शादी वो उस घर में नहीं होने देंगी, पर देखना श्रीजा का रिश्ता उस घर में ज़रूर हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी वो माँ मेरी बेटी का हक मानना चाहती है। तभी जयदीप जी बोले, तुम्हें क्या लगता है नीता, राठौर खानदान पागल है? हमसे रिश्ता जोड़ने से पहले वो तुम्हारी बेटी के बारे में तहकीकात नहीं करेंगे? तुम भी जानती हो और मैं भी, रिया के लक्षण कैसे हैं और रिया के कारनामे क्या हैं। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कोई बातचीत ना करो। मैं रिया के लिए अच्छा लड़का ढूंढ लूँगा। इतना कहकर जयदीप जी वहाँ से चले गए, लेकिन नीता जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जयदीप जी के जाते ही नीता जी खुद से बोली। नीता जी बोली, नहीं जयदीप, कोई और नहीं बल्कि मुझे सिर्फ राठौर परिवार ही चाहिए रिया के लिए, क्योंकि वही है जो मेरी बेटी को वो रुतबा दे सकते हैं जो तुम्हारे लाए रिश्ते कभी नहीं दे सकते। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हर जगह उनके बिजनेस का डंका बजता है। नंबर 1 बिजनेसमैन फैमिली है वो, और सियासती फैमिली में तो हुकुम सा है वो। अब बस एक बार राजस्थान के होने वाले हुकुम सा का नाम और चेहरा लोगों को पता चल जाए, अपनी बेटी के साथ उस इंसान का चक्कर कैसे फिट करना है, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। पर ये रिया है कहाँ, पहले पता तो लगाऊं। ये लड़की भी ना, सही कहते हैं जयदीप, अगर इसके कारनामे किसी को पता चल गए तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना कहकर नीता जी ने अपने फ़ोन से रिया को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया और फ़ोन लगाते लगाते ही वो वहाँ से जा चुकी थी। वहीं राजस्थान में जैसे ही आदिजा अपने परिवार वालों के साथ शेखावत मेंशन पहुंची तो उसने देखा कि घर पर बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। सभी नौकर पहले से ही उसके स्वागत में लगे हुए हैं। घर पर चहल पहल बढ़ रखी थी, क्योंकि अनंत और रूहिका के मम्मी पापा लंदन से राजस्थान आ चुके थे। यह आद्रिजा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, जिसके बारे में रूहिका और शिवांग पहले से जानते थे। व्योम ने जब अनंत को अपने सामने देखा और अपने नाना नानी को अपने सामने देखा तो वो खुशी से दौड़ता हुआ उनके पास आया। नाना नानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और अनंत को झट से गले लगा लिया। वहीं आद्रिजा तो अपने सामने अपने नाना नानी को देखकर चौंक चुकी थी। वह दौड़ते हुए उनके पास आई और गले लगाते हुए जोर से बोली। आद्रिजा बोली, नानू नानी आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया। आई लव यू नानू, आई लव यू नानी, और भाई आपको भी मैंने बहुत मिस किया। इतना कहकर आद्रिजा अनंत की गोद में चढ़ गई और गले लगाते हुए बोली। आद्रिजा बोली, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है हमने शादी में कितना एंजॉय किया है ना, क्या बताऊं, पर आपको मैंने बहुत मिस किया वहाँ भी। तभी आनंद बोला, कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ, एक बार और गोवा की ट्रिप करेंगे। तभी आद्रिजा बोली, सच में भाई पक्का चलेंगे ना? तभी आनंद बोला, पक्का वाला प्रॉमिस, इस बार ना सब साथ जाएंगे विद फैमिली। तभी आद्रिजा बोली, ये हुई ना बात। वहीं आशीष जी और वैदेही जी इस बात से खुश थे कि सभी बच्चे सकुशल घर लौट आए। सभी लोग हॉल में हंसी ठिठोली के बीच शादी और सगाई के बारे में बातचीत कर रहे थे। राठौर फैमिली राजस्थान आ चुकी थी। घर पहुंचते ही वे सभी लोग रूहिका के मम्मी पापा से मिले, साथ ही में उनके साथ अनंत भी आया हुआ था। उन सबको देखकर आद्रिजा उन सबकी तरफ देखकर एक बार फिर बोली। आद्रिजा बोली, वैसे वेदांत भाई कहाँ है, आज भी काम पर गए हुए हैं? तभी आशीष जी बोले, हाँ वेदांत की एक ज़रूरी मीटिंग थी और जब से वो नए प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है तब से उसे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, काम काम काम। तभी शिवांग बोला, बिल्कुल सही कहा पापा आपने, बहुत मेहनत कर रहा है वो इस प्रोजेक्ट पर। तभी रूहिका बोली,
आखिर बेटा किसका है? तभी शिवांग झट से बोला, ऑफ कोर्स मेरा। सुनकर एक बार फिर हंसी ठहाके हॉल में गूंज चुके थे। थोड़ी देर में वहां नौकरानी सबके लिए चाय लेकर आई। सबने चाय पी और खूब सारी बातें करी। थोड़ी देर में रूहिका को वेदांत का कॉल आ गया। रूहिका ने वेदांत से बात की तो वेदांत ने रूहिका को बताया कि काम कुछ ज्यादा ही हो जाने की वजह से उसे घर आने में देरी हो जाएगी। घर वाले थके होंगे इसलिए उसका इंतजार ना करें, खा पी कर सो जाएं। वह सबसे कल सुबह मिल लेगा। रूहिका अपने बेटे की ये मेहनत देखकर खुश थी और थोड़ी दुखी भी, क्योंकि इस समय पूरा परिवार साथ बैठा था। सिर्फ वेदांत की कमी सबको महसूस हो रही थी। लेकिन आद्रिजा, जो कि सबका मूड कैसे फ्रेश करना है, वो सबको हंसाने का काम करने लगी। वहीं अब तो सबके पास व्योम को छेड़ने का भी अच्छा मौका आ चुका था। तभी शिवांग व्योम से बोला, व्योम, समृद्धि के पेरेंट्स से बात हुई तुम्हारी? तभी व्योम बोला, नहीं डैड, मैंने सोचा पहले समृद्धि को आप लोगों से मिलवा दूँ, उसके बाद उसके पेरेंट्स से बात करूँ। तभी शिवांग बोला, ठीक है, तुम समृद्धि के पापा का नंबर दो, हम उनसे बात करते हैं। तभी व्योम बोला, डैड, मैं सोच रहा हूँ पर्सनली जाकर ये सारी बातें की जाए। फ़ोन पर ये बातें मुझे नहीं लगती ठीक होंगी। तभी शिवांग बोला, हाँ, कहने का मतलब तो तुम्हारा ठीक है, मुझे भी ये बात जच रही है। पापा आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? भी आशीष जी बोले, बेटा मेरी बात मानो तो कुछ दिन रुक जाते हैं। 4 दिन बाद अनंत का नाम घोषित करना है और शायद उस दिन उसे हुकुमसा भी बना दिया जाए। तभी रूहिका बोली, पर पापा अनंत की शादी अभी नहीं हुई है और आप तो जानते हैं ना, बिना शादी के हुकुमसा की गद्दी के कोई मायने नहीं हो सकते। तभी आशीष जी बोले, ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं अनंत को यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा मानना है रूहिका की हमें घोषणा कर देनी चाहिए। भले ही हम अनंत की सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छे से करवा कर रख देंगे, लेकिन राजस्थान वाले अपने हुकुमसा से मिलने के लिए बेताब हैं। हर कोई यही समझ रहा है कि व्योम राजस्थान का हुकुमसा है। इस वजह से व्योम पर ना जाने कितनी बार हमले हो चुके हैं। सालों पहले हुई भविष्यवाणी को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया है और ये बात हमारे लिए ठीक भी है। हमने भी अनंत को दुनिया से छिपाकर पाल पोस कर, और सिर्फ अनंत को ही नहीं बल्कि आद्रिजा को भी पाला पोसा है। आद्रिजा के बारे में भी लोगों को इतनी भनक नहीं थी, पर फिर भी आद्रिजा को जानते थे लोग और अनंत तो पूरी तरीके से गुमनाम था। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके जन्म के समय की गई भविष्यवाणी आज भी लोगों के जहन में है। मेरा मानना है कि हमें घोषणा कर देनी चाहिए। अब लगता है कमबैक का समय आ चुका है। शिवांग ने जैसे ही ये सुना वो बोला, नहीं पिताजी, अभी कमबैक के समय नहीं आया है। पहले दिग्विजय राणा का इंडिया आने का समय होगा। जब तक वो इंडिया नहीं आएगा तब तक उत्तराधिकारी की घोषणा भी नहीं की जाएगी। जैसे ही दिग्विजय राणा के बारे में बच्चों ने सुना तो सब हैरानी से शिवांग का मुंह देखने लगे। शिवांग ने अपने सामने अपने बच्चों को देखा तो वो समझ गया कि अब बच्चों से छिपाने का कोई मतलब रहा नहीं। वो सबकी ओर देखते हुए बोला, शिवांग बोला, बच्चों मेरे मुंह से ये नाम सुनकर तुम हैरान ज़रूर हुए होंगे, लेकिन तुम सब ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तभी व्योम बोला, कौन है ये दिग्विजय राणा? तभी शिवांग बोला, तुम दिग्विजय राणा को नहीं जानते होंगे, पर शायद डीजे को ज़रूर जानते होंगे। व्योम ने जैसे ही ये नाम सुना तो वो गुस्से से भर उठा। उसने शिवांग को गुस्से से देखा और बोला, व्योम बोला, तो उसका नाम दिग्विजय राणा है? नए नाम के साथ नई पहचान बना ली उसने। जैसे ही व्योम ने गुस्से से ये कहा तो आद्रिजा बोली, कौन है ये डीजे? डैड अच्छे से समझाइए, भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अनंत बोला, हाँ पापा, कौन है ये? इसके बारे में आप बात करते ही गुस्से में आ गए, और क्या रिश्ता है इसका हम लोगों से? जैसे ही शिवांग ने दिग्विजय राणा का नाम लिया तो सब बच्चे हैरानी से शिवांग को देखने लगे। जब उन्होंने ये पूछा कि उनका इस लोगों से क्या रिश्ता है तो शिवांग उन सब की ओर देखते हुए बोला, शिवांग बोला, हम लोगों से इस इंसान का बहुत गहरा रिश्ता है बच्चों, और वो रिश्ता है दुश्मनी का। दिग्विजय राणा वो इंसान है जिसके कारण भाई और भाभी सा हमारा पूरा परिवार इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही अनंत और आद्रिजा ने ये सुना उनके तो होश उड़ गए। उसके बाद शिवांग ने बच्चों को पूरी कहानी बता डाली कि कैसे उस महायज्ञ में प्रलय आई थी और किस प्रकार वो पूरे राठौर परिवार की खुशियों को निगल गई। तभी आद्रिजा बोली, इतना सब हुआ था उस दिन और आपने हमें आज तक कुछ बताया क्यों नहीं? तभी शिवांग बोला, क्योंकि हम सब सही समय का इंतजार कर रहे थे और वो सही समय था जब उत्तराधिकारी की घोषणा की जाने वाली थी। ये उत्तराधिकारी की घोषणा हमने पहले टाल कर रखी थी, क्योंकि हमें पता था कि दिग्विजय राणा को अगर एक बार अनंत के बारे में पता चल गया तो वह अनंत को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। और ऐसा नहीं था कि हम अनंत की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके हमने इस बात को छिपा कर रखा और हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही शिवांग ने ये कहा तो अनंत गुस्से से उबल गया। अनंत गुस्से से बोला, तो अब आपने क्या सोचा है पापा? आगे क्या करना है? मैं उस दिग्विजय राणा को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी अनंत रुद्र सिंह राठौर नहीं। तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, यही आग चाहिए मुझे तुम सबके अंदर, क्योंकि इस खेल में सिर्फ दिग्विजय राणा ही बादशाह नहीं है। मुझे लगता है दिग्विजय राणा सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है। जैसे ही वो इस बारे में बात कर रहे थे कि तभी व्योम फिर बोला, व्योम बोला,
क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो अभी तक छुप कर बैठा हुआ है? तभी शिवांग बोला, नहीं, यही तो नहीं पता कि कौन अपनों के भेष में बैठा दुश्मन है। बस एक बार उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे खुद जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। तभी व्योम बोला, नहीं पापा, उसे हम सैर करवाएंगे। तभी शिवांग बोला, आदिजा बेटा, तुम्हारी सगाई रुद्राक्ष के साथ हो चुकी है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत जल्दबाजी में हुआ काम है, पर मैं रुद्राक्ष के घर वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके दादाजी और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि उस दिन महाप्रलय में वो और उनका परिवार बच गए थे, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर मुंबई चले गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी सियासत को नहीं छोड़ा। कुछ ही समय में जब अनंत का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रुद्राक्ष अपने परिवार को लेकर वापस अपनी सियासत में लौट आएगा। रुद्राक्ष का राज्याभिषेक बहुत पहले ही हो चुका है। वो सबके लिए राजा है, लेकिन एक राजा तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उस राजा को उसकी रानी ना मिल जाए। रुद्राक्ष बहुत अच्छा लड़का है बेटा। हाँ, मैं जानता हूँ उसके परिवार में कुछ उथल पुथल हो रखी है, लेकिन मुझे यकीन है रुद्राक्ष पर और उसकी परवरिश पर कि वो तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हारे सम्मान पर और आत्मसम्मान पर कभी कोई दाग और आंच नहीं आने देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी बातों पर गौर करो। भी आद्रिजा बोली, डैड, अगर मैं रुद्राक्ष को मौका नहीं दे रही होती या मुझे वो लड़का पसंद ना होता तो मैं ये शादी के लिए हाँ ही नहीं करती और ना ही ये सगाई होती। मैं आपसे सगाई के समय ही इस बारे में खुलकर बात कर लेती। मुझे आपके इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, और वैसे भी रुद्राक्ष तो व्योम भाई का अच्छा दोस्त बन चुका है, तो अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तो आराम से उसकी शिकायत लगा सकती हूँ। जैसे ही व्योम और बाकी सब ने ये सुना तो सब हंस पड़े। तभी व्योम बोला, हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके कान खींचने में। तभी आद्रिजा बड़े ही एटीट्यूड से बोली, आद्रिजा बोली, देखा डैड, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। अब आप बताओ, क्या मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत हो सकती है? तभी शिवांग बोला, तू भी ना बेटा। तो वहीं आद्रिजा से बात करके शिवांग व्योम की तरफ मुड़ा और फिर व्योम की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, मैंने तुम्हें दिग्विजय राणा की असलियत तो बता दी है, लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत नहीं है कि वह उस दिन इस कांड में शामिल था या नहीं, क्योंकि वह तो उस महायज्ञ के दिन इंडिया में था ही नहीं। तभी व्योम बोला, डैड, भले ही वो यहाँ नहीं था, लेकिन किसी और से ये काम करवाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तभी शिवांग बोला, जानता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? जो कुछ भी दिग्विजय राणा के बारे में सबूत है वो भाई ने एक सेफ जगह पर छिपा कर रखे हुए हैं, पर कहाँ, इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। तभी व्योम बोला, कोई बात नहीं, शायद समय आने पर हमें वो मिल जाएगा। तभी शिवांग बोला, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए तो मैं खुद उसके खिलाफ वो सब सबूत ढूंढ रहा हूँ कि अगर वो सब सबूत हमें नहीं मिला ना तो हमारे पास कोई ठोस सबूत हो जिससे उसे गुनहगार साबित किया जा सके। पर उससे पहले हमें ये पता लगवाना होगा कि इन सब में और कौन कौन शामिल था। शिवांग ने सारी बातें घर वालों को बता दी। तभी व्योम के फ़ोन पर समृद्धि का कॉल आया। व्योम ने जब फ़ोन देखा तो घर वालों के सामने होने पर उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन फ़ोन कॉल एक और बार आया। ऐसे ही दोबारा रिंग बजी तो रूहिका बोली, जिसका भी फ़ोन है उठा लो और उसे बता दो कि तुम घर पहुंच चुके हो, नहीं तो दूसरी तरफ से टेंशन होने लग जाएगी उसे। जैसे ही रूहिका ने ये कहा तो आद्रिजा की हंसी छूट गई। आद्रिजा बोली, हाँ हाँ भाई, बता दो, आप घर पहुँच चुके हो, हमारी भाभी जान आपके आंसर का वेट कर रही है। तभी व्योम शर्माते हुए घर वालों से बोला, नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा, अभी जिस बारे में बात चल रही है वो करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेचारे घर वाले व्योम की ये बात सुनकर मुंह बंद कर कर हंस रहे थे। वहीं व्योम को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि घर वाले उसे बुरी तरीके से चिढ़ा रहे हैं। वो सबको देखते हुए फिर बोला, व्योम बोला, कम ऑन गाइस, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है और आप लोग ऐसे हंसना बंद करो। तभी रूहिका बोली, बस बहुत हो गई सारी बातें, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, वैसे भी रात होने वाली है, खाने की तैयारी होने के बाद खाना खाकर सब लोगों को आराम करना है, ठीक है ना? इतना बोलकर रूहिका ने सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया, क्योंकि उसे पता था जब तक सब लोग अपने कमरे में नहीं जाएंगे तब तक व्योम फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेगा। रूहिका चाहती थी कि व्योम समृद्धि से बात कर लिए, इसलिए रूहिका ने सभी को आराम करने के लिए और फ्रेश होने के लिए कमरे में भेज दिया। घर वाले भी ये बात बखूबी समझ रहे थे, इसलिए सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन सबके दिमाग में दिग्विजय राणा बुरी तरीके से फिट हो चुका था। तो बस अब सब घर वाले दिग्विजय राणा की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते थे। आद्रिजा जब वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर रुद्राक्ष के कई मैसेजेस हैं। आद्रिजा ने फ़ोन अनलॉक किया और उसके बाद रुद्राक्ष के साथ बात करने पर लग गई। दूसरी तरफ से रुद्राक्ष भी उसके साथ बातें कर रहा था। सगाई से पहले जो दोनों एक दूसरे से लड़ा करते थे वो सगाई के बाद एक लवी डवी कपल बनकर रह गए। वहीं कमरे में अनंत अपने लैपटॉप पर दिग्विजय राणा के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे कुछ खास बातें नहीं पता चली। तभी उसे इतना पता चल गया था कि दिग्विजय राणा के कितने बच्चे हैं। अनंत भी अब कामों में लगा हुआ था।
वहीं व्योम जब कमरे में आया तो उसने समृद्धि को फ़ोन कॉल करके घर की सारी अपडेट दे दी कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं। किसी काम में बिजी था, इस वजह से उसका कॉल कट कर रहा था। समृद्धि ने भी व्योम को ये बता दिया था कि वो भी आराम से घर पहुंच चुकी है। जब समृद्धि ने बातों ही बातों में व्योम से ये जानना चाहा कि वो उसके पेरेंट्स से बात कब करेगा, तो समृद्धि को तसल्ली देते हुए व्योम बोला कि वो कुछ दिनों बाद खुद उसके घर उसका रिश्ता लेकर आएगा। समृद्धि ने व्योम को बताया कि उसके पापा कुछ दिनों में इंडिया आने वाले हैं अपने एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ही वो यहाँ आएंगे वो उनके परिवार के साथ बात कर सकता है। इतना सुनते ही व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी व्योम समृद्धि से बोला, चिंता मत करो, मैंने अपने घर पर बात कर ली है। घर वाले हमारे रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो लोग जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाने की बात कर रहे हैं। समृद्धि ने ये सुना तो वो ये सुनकर बहुत खुश थी। उन दोनों ने काफ़ी बातचीत करी और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही समृद्धि का फ़ोन कट हुआ तो व्योम की नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसमें समृद्धि का पूरा नाम शो हो रहा था, समृद्धि राणा। जैसे ही व्योम ने ये नंबर देखा तो उसने उस नंबर को करेक्ट करके उसमें समृद्धि लिखकर हार्ट वाला इमोजी लगा दिया और फिर उसे दोबारा से सेव कर लिया। लेकिन कॉन्टैक्ट सेव करते करते ना जाने क्यों से किसी बात का एहसास हुआ। जैसे ही व्योम ने समृद्धि का नाम अपने फ़ोन में चेंज किया तो उसे कुछ खटकने लगा। व्योम ने तुरंत समृद्धि का पूरा नाम याद करने की कोशिश की तो उसके दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके मुँह से एक ही शब्द निकला। व्योम बोला, राणा, समृद्धि राणा, दिग्विजय राणा। नहीं, अरे ये मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी ना फालतू की बातें घूम रही हैं। सरनेम सेम होने से रिलेशन थोड़ी ना होता है। ऐसे तो राठौर सरनेम के भी कितने लोग हैं, इसका मतलब वो भाई बहन, बाप बेटी या फिर पति पत्नी थोड़ी ना हो सकते हैं। कुछ भी सोच रहा हूँ मैं, लेकिन इस दिग्विजय राणा के बारे में पता तो लगाना पड़ेगा। व्योम के दिल में कुछ तो खटक चुका था जिसका अंदाज़ा व्योम को अभी नहीं, कुछ टाइम बाद पता चलने वाला था। खैर, वह समृद्धि से बात करके फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा चुका था। दूसरी तरफ वेदांत अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर काम करने पर लगा हुआ था। शताक्षी के सामने कोई वर्क फाइल कर रही थी। इन कुछ दिनों में शताक्षी और व्योम के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लग गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को फुल ईगो और एटीट्यूड दिखाते थे। इन दोनों के पास ईगो और एटीट्यूड में पिस रहे थे उन दोनों के मैनेजर। हालांकि उन दोनों के बीच में कुछ खास दोस्ती जैसी थी नहीं, लेकिन वो दोनों इतना समझ गए थे कि उन दोनों के बॉस को हैंडल कर पाना सबसे टफ काम है। खैर, काम करते करते रात होने को आई। शताक्षी के मैनेजर विभव को जल्दी घर जाना था, इसलिए उसने शताक्षी की ओर देखते हुए डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा। विभव बोला, मैम काफ़ी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। मौसम भी ख़राब है, बारिश का मौसम बना हुआ है, शायद बारिश हो सकती है। तभी शताक्षी बोली, अभी नहीं, मेरा काफ़ी काम पेंडिंग बचा हुआ है। एक काम करो, तुम घर चले जाओ। वैसे भी आज आंटी का बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करना। जैसे ही विभव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विभव बोला, मैम आपको याद था? तभी शताक्षी बोली, ऑफकोर्स मुझे अच्छे से याद था, तुम घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। विभव का मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि वह शताक्षी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर शताक्षी के कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं वेदांत का भी जूली काम पर लगी हुई थी। वेदांत ने उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा। वेदांत बोला, जूली तुम भी घर चले जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है और सुबह तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। जूली वैसे तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वेदांत के कहने पर वह जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे पता था वेदांत को उसकी बात काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जूली कैबिन से निकल चुकी थी, वहीं शताक्षी का भी कैबिन से बाहर आ चुका था। इस समय कैबिन में वेदांत और शताक्षी दोनों ही अकेले अपना काम कर रहे थे। वहीं पार्किंग लॉट पर जूली ऑटो का वेट कर रही थी, लेकिन उसे ऑटो नहीं मिला। तभी वहां पर विभव ठाकुर अपनी गाड़ी लेकर आया तो उसने देखा कि जूली ऑटो का वेट कर रही है। वो जूली के सामने अपनी गाड़ी को रोकते हुए बोला। विभव बोला, रात हो गई है, ऑटो शायद ही मिलेगा, एक काम करो मेरे साथ आ जाओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। तभी जूली उसे इग्नोर करते हुए बोली, नहीं मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। तभी विभव बोला, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, बैठो। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे सर कहेंगे कि हमारे ऑफिस के सामने उनकी पीए को कोई गुंडे उठा कर ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। तभी जूली बोली, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो अगर कोई गुंडा मेरे पास आएगा तो उससे पहले मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। तभी विभा बोला, अच्छा तो तुम कराटे में ब्लैक बेल्ट हो तो ठीक है, कर लो ऑटो का वेट, निपट तो तुम लोगी ना गुंडों से। और वैसे भी मौसम देखा, बारिश होने वाली है। हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ही वेट करना है तो रुक सकती हो। इतना कहकर विभा ने गाड़ी का शीशा लगाने की कोशिश की। तभी जूली बोली, नहीं नहीं, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, मुझे भी छोड़ देना। इतना कहकर जूली पीछे वाली सीट में बैठने को हुई तो विभा बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी मालकिन हो, तो पीछे नहीं आगे आकर बैठो। ये सुनकर जूली ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए आगे की सीट में जाकर बैठ गई। वो दोनों चुपचाप थे, लेकिन एक दूसरे को ऐसे घूर कर देख रहे थे मानो एक दूसरे को कच्चा खा जाए। फिर जूली ने उसे इग्नोर करा और अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने फ़ोन पर एफएम वाली स्टोरी सुनने लगी।
वहीं वैभव ने भी ये नोटिस कर लिया था कि जूली उसे इग्नोर कर रही है, तो वो भी उसे फुल इग्नोर करने लगा। जब इन एम्प्लॉयज़ के बीच में इतना ईगो और एटीट्यूड है तो इस बात का अंदाज़ा तो कोई भी आसानी से लगा सकता है कि इन दोनों के बॉस के बीच में कितना ईगो और एटीट्यूड भरा होगा। वहीं कैबिन में वेदांत अपना काम कर रहा था, तभी उसे कॉफ़ी पीने की तलब हुई। वेदांत ने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और फिर कुर्सी पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने लगा। वो सीधे उठकर थोड़ी दूर गया जहाँ पर कॉफ़ी मशीन रखी हुई थी। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और फिर शताक्षी की तरफ देखते हुए बोला। वेदांत बोला, कॉफ़ी पीना चाहेंगी आप मिस राणा? तभी शताक्षी बोली, हाँ, एक ब्लैक कॉफ़ी विद शुगर। तभी वेदांत बोला, ओके। इतना कहकर वेदांत ने 2 कप कॉफ़ी बनाई, शताक्षी को उसकी कॉफ़ी दी और फिर खुद की चेयर पर बैठकर अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लगा। तभी शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और एक बार आप चेक कर लो कि सारे क्लॉथ्स ठीक से भरे हैं या नहीं, उसके बाद हम बाकी का काम शुरू करेंगे। वेदांत ने शताक्षी के मुंह से यह सुना तो वो उठकर शताक्षी के पास आया। जैसे ही वेदांत शताक्षी के करीब आया तो ना जाने क्यों शताक्षी की हार्ट बीट फिर से तेज होने लगी। जब जब वेदांत उसके नज़दीक आता था तो शताक्षी के दिल की धड़कनें अचानक से तेज होने लगती। और ये बात वेदांत ने महसूस तो पहले ही दिन कर ली थी, लेकिन जताई ऐसी कि जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो और उसे इस बात के बारे में पता भी ना हो। वहीं वेदांत के परफ्यूम की स्मेल अभी भी उसकी बॉडी से भीनी भीनी आ रही थी। उस स्मेल से तो कोई भी उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकता था। जब वेदांत ने शताक्षी के करीब आकर फाइल क्लॉट को पढ़ना शुरू किया तो फिर कुछ सोचते हुए शताक्षी की तरफ देखकर बोला। वेदांत बोला, मिस राणा, ये पॉइंट शायद मिस हो गया है, आप इसे चेक करके दोबारा से रिक्रिएट करिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तभी शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, ये बात आप थोड़ा दूर रहकर भी कह सकते थे। तभी वेदांत बोला, क्यों, मेरी करीबी से पिघल रही हैं आप? तभी शताक्षी बोली, इतने भी खास नहीं हैं आप कि मैं आपकी करीबी से पिघल जाऊं। तभी वेदांत बोला, तो जब मैं इतना खास नहीं हूँ तो मुझसे दूर रहने का क्यों कह रही हैं? शताक्षी बोली, क्योंकि मुझे पसंद नहीं किसी का मेरे करीब आना। वेदांत बोला, क्या पता पसंद आ जाए, मौका तो देकर देखिए। तभी शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, आपका ये फ्लर्टी नेचर कहीं और काम करेगा, यहाँ नहीं, काम पर ध्यान दें। तभी वेदांत बोला, हाँ, काम पर ही तो ध्यान दे रहा हूँ। शताक्षी बोली, मेरे चेहरे पर आपका कोई फाइल वर्क नहीं है, आपके लैपटॉप में है, उस पर ध्यान दीजिए। इतना कहकर शताक्षी वहाँ से उठकर अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए साइड में पड़े अपने चार्जर को उठाने के लिए गई कि तभी वेदांत बोला, वैसे मिस राणा, आपको किस तरीके का लड़का चाहिए? तभी शताक्षी बोली, ऐसा लड़का जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखे। मिस्टर राठौर, फिलहाल हम यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। तभी वेदांत बोला, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, लगता है आपके पिता ने काफ़ी कुछ सिखाया है आपको। शताक्षी बोली, हाँ, मेरे डैड कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी हेल हो जाती है। तभी वेदांत बोला, मुझे लगता है कि मिलना पड़ेगा आपके डैड से एक बार। कब मिलवा रही हैं फिर? तभी शताक्षी बोली, बस कुछ ही दिनों बाद, एक बार ऐप लॉन्च हो जाए तो लॉन्च पार्टी में आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। तभी वेदांत बोला, वैसे आपके पापा का नाम क्या है? तभी शताक्षी बोली, मेरे डैड का नाम दिग्विजय राणा है, राणा इंडस्ट्री के मालिक है वो। वेदांत ने जैसे ही ये नाम सुना तो उसकी मुट्ठियां कस गई। वहीं शताक्षी का चेहरा गर्व से भर उठा। शताक्षी वेदांत की ओर देखते हुए बोली, वैसे मिस्टर राठौर, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, अगर वही सवाल मैं आपसे पूछती तो आपका क्या आंसर होता? तभी वेदांत बोला, वेल मिस राणा, मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। तो रही बात लाइफ पार्टनर की, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे टक्कर की हो, जिसे देखकर लगे कि वेदांत सिंह राणा के लिए बनी है ये लड़की। तभी शताक्षी बोली, कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नहीं है आपकी इस मामले में? क्या पता लड़की ये सोच रही हो कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करे। तभी वेदांत बोला, सोच चाहे जैसी भी हो, पर लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे सच और गलत का अंदाज़ा हो, ना कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने वाली हो। तभी शताक्षी बोली, आपकी बातों से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है मिस्टर राठौर। किसी लड़की ने बुरी तरीके से दिल तोड़ा था क्या आपका? वेदांत बोला, ज़रूरी नहीं कि धोखा लड़कियां ही दे, कभी कभी इंसान दोस्ती के रूप में भी धोखा देते हैं, और ऐसा ही धोखा मिस राणा मेरे बड़े पापा को भी मिला था। दोस्ती के रूप में एक इंसान उनका दोस्त बना और फिर उसने मेरे बड़े पापा की पीठ पर खंजर घोंप दिया। बहुत दर्दनाक था वो मंजर, जब मेरी पूरी फैमिली उस दोस्ती के वार का शिकार हुई थी और बच गए थे तो सिर्फ चुनिंदा लोग। उस दिन से लेकर आज तक मैं बस उस इंतज़ार में हूँ कि कब वो इंसान मेरे सामने आए और कब मैं उसे उसके किए की सज़ा दूँ। तभी वेदांत की गुस्से से भरी बातें सुनकर शताक्षी हैरान थी, लेकिन शताक्षी वेदांत की तरह नहीं सोचती थी। वो सोचती थी कि माफ़ी इस दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है, इसलिए वो वेदांत की तरफ देखकर बोली। शताक्षी बोली, बदला लेना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता मिस्टर राठौर, आप चाहें तो उन्हें पुलिस में दे सकते हैं, बदला लेकर आप किसी की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं?
तभी वेदांत बोला, क्योंकि लाइफ मेरी फैमिली की भी थी और उस इंसान ने मेरे डैड से बदला लेना था। मेरे बड़े पापा से दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। उस इंसान को भी कोई हक नहीं था मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करने का। तो जब उस इंसान ने दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मैं बदला लेने में कसर कैसे छोड़ दूँ। तभी शताक्षी बोली, कौन है वो इंसान जिससे आप इतनी नफरत करते हैं। वेदांत बोला, समय आने पर पता चल जाएगा मिस राणा। शताक्षी बोली, ठीक है, देखते हैं कि आपका वो समय कब आता है। वेदांत बोला, जल्द ही आने वाला है वो समय। तभी शताक्षी बोली, ठीक है, प्रॉमिस, मैं आपकी ये बात ना किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे भी कुछ उसूल हैं। जब कोई मुझे अपना कुछ सीक्रेट शेयर करता है मैं उसका सीक्रेट अपने तक ही रखती हूँ। तभी वेदांत बोला, मेरा भी यही उसूल है। मैंने आपको अपना सीक्रेट बता दिया, अब आप मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओ। कोई इंसान जो तुम्हारी लाइफ में हो, जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो। शताक्षी बोली, ऐसा तो कोई ख़ास नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है, मेरे डैड और सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी बहन। वेदांत बोला, आपकी बड़ी बहन, उनके बारे में तो कभी नहीं सुना मैंने। तभी शताक्षी बोली, हाँ, उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमने सोशल नहीं की हुई हैं। वैसे वो एक साइकोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वेदांत बोला, क्या नाम है आपकी बड़ी बहन का। शताक्षी बोली, समृद्धि राणा, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। जैसे ही वेदांत ने यह नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी शताक्षी वेदांत की ओर देखते हुए बोली, शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। वेदांत बोला, मैं बुरा किस बात का मानूंगा भला, आप एक नहीं 10 बातें कहिए, बोलिए क्या बात है। शताक्षी ने व्योम की ओर देखते हुए गंभीरता से देखा और फिर उसकी तरफ देख कर बोली। शताक्षी बोली, आपके बड़े भाई का नाम व्योम सिंह राठौर है ना। वेदांत बोला, हाँ, पर क्या आपको ये बात नहीं पता थी। वैसे पूछना चाह क्या रही हैं आप। शताक्षी बोली, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या व्योम सिंह राठौर की लाइफ में कोई सम्मान स्पेशल है। वेदांत बोला, आपको मेरे भाई में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों आ रही है मिस राणा, कहीं आपके इरादे कुछ अलग तो नहीं। तभी शताक्षी बोले, स्टॉप इट मिस्टर राठौर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं ही जानना चाहती थी। वेदांत बोला, ऐसा तो कोई नहीं है उनकी लाइफ में, पर हाँ, एक लड़की है जिससे उनके रिश्ते की बात चलने वाली है। जैसे ही शताक्षी ने यह सुना तो अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिसे वेदांत ने अच्छे से महसूस कर लिया था। शताक्षी बोली, रिश्ते की बात। वेदांत बोला, हाँ मिस राणा, क्या हुआ, आप ये बात सुनकर अजीब सा क्यों साउंड कर रही हैं। शताक्षी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही पूछा। वेदांत शताक्षी के इस हाव भाव के पीछे की वजह जानना चाहता था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी वेदांत बोला, मिस राणा, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी काम तो हो ही चुका है। शताक्षी बोली, नहीं मिस्टर राठौर, मैं चली जाऊँगी। वेदांत बोला, डरिए मत, आपको किडनैप नहीं करूँगा, घर छोड़ दूँगा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। शताक्षी बोली, नहीं मिस्टर राठौर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी, थैंक यू सो मच। वेदांत ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं शताक्षी और वेदांत दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके थे। आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही अजीब था। सुबह तक जहां धूप निकली हुई थी, शाम को ही बादलों ने अपना डेरा जमा दिया था। रात होते होते तेज बारिश और आंधी तूफान होने लगे। यहाँ आंधी तूफान कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। ऊपर से तेज बारिश और रही सही कसर शताक्षी की गाड़ी ने पूरी कर दी। शताक्षी जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। शताक्षी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसने छाता निकाला और गाड़ी से बाहर आई। उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि खराबी कहाँ हुई है। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी दुकानें नजर नहीं आ रही थी। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन डेड था। दरअसल उसने चार्जिंग पर फ़ोन लगाया तो था, लेकिन पावर प्लग ऑन करना भूल गई थी। शताक्षी ने जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो वो गुस्से से बोली। शताक्षी बोली, शिट, इस फ़ोन को भी इस समय बंद होना था, अब मैं क्या करूं? दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा। इतना बोलकर शताक्षी हाथ में छाता लिए किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो किसी से लिफ्ट लेकर जा सके। जब उसे काफ़ी देर हो गई और उसे लिफ्ट ना मिली तो वो अपनी गाड़ी को अच्छे से लॉक करके आगे तक निकली, ताकि उसे कोई दुकान मिल जाए, लेकिन रास्ता काफ़ी सुनसान था। शताक्षी गाड़ी से बाहर आई और गाड़ियों के आने का इंतज़ार करने लगी, ताकि वो किसी से लिफ्ट लेकर घर जा सके। जब उसे काफ़ी देर हो गई और उसे लिफ्ट ना मिली तो अपनी गाड़ी को अच्छे से लॉक करके आगे तक निकली, ताकि उसे कोई अच्छी सी दुकान मिल जाए, लेकिन रास्ता काफ़ी सुनसान था। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण शताक्षी काफ़ी भीग रही थी, पर फिर भी उसने अपने आप को काफ़ी हद तक कवर किया हुआ था। शताक्षी आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। शताक्षी ने जब उस कार के अंदर बैठे लोगों को देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। कार के अंदर 5 जवान लड़के थे। उन लड़कों में से एक लड़के ने शताक्षी की ओर देखते हुए कहा। वह लड़का बोला, मैडम क्या हुआ, कोई परेशानी? शताक्षी बोली, हाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आगे कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? तभी लड़का बोला, नहीं आगे तो कोई मैकेनिक नहीं है, आप एक काम करिए, हमारे साथ बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। शताक्षी बोली, नहीं मैं मैनेज कर लूँगी।
तभी दो लड़के गाड़ी से बाहर आ गए और शताक्षी का रास्ता रोकते हुए बोले। वह लड़के बोले, अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप, हम छोड़ देते हैं ना आपको। इतना कहकर उनमें से एक लड़के ने शताक्षी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाना चाहा तो शताक्षी ने अपना हाथ उस लड़के के हाथों से छटकते हुए कहा। शताक्षी गुस्से से बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप चले जाइए, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। तभी दूसरा लड़का बोला, ज़्यादा नखरे मत दिखा, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है तेरी मदद करने के लिए और ना कोई आने वाला है, चुपचाप से गाड़ी में बैठ जा, समझी। तभी दूसरा लड़का जो गाड़ी के अंदर था वो उन तीनों की बहस सुन रहा था। वह लड़का बोला, रे इतनी देर से क्या दिमाग खराब कर रहे हो आपस में, इसे जल्दी उठाओ और डालो इसे गाड़ी के अंदर, वैसे भी ठंड का मौसम है, बारिश हुई है, आज तो रात भी रंगीन होगी और गर्मी का माहौल भी हो जाएगा। तो वहीं इतना सुनते ही शताक्षी के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। शताक्षी ने मौका देखकर उन लोगों को धक्का दिया और दौड़कर भागने लगी। शताक्षी ने हील्स पहन कर रखी हुई थी और उन हील्स में वो ज़्यादा देर तक भाग तो नहीं पा रही थी। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़के उसके पीछे ही दौड़ रहे थे। शताक्षी ने मौका देखकर अपने हील्स को खोला और वहाँ से नंगे पैर ही भागने लग गई। अपनी छाता इस झड़प में वो पहले ही गिरा चुकी थी। इस समय शताक्षी भीगी हुई हालत में सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रही थी ताकि उसे कोई उम्मीद की किरण दिखे और वो खुद के बचाव के लिए किसी से मदद मांगे। लेकिन दूर दूर तक ना ही कोई दुकान थी और ना ही कोई घर था, तो सिर्फ एक सुनसान लंबा सा हाईवे। शताक्षी भागे जा रही थी, वहीं वो लड़के भी उसके पीछे ही भाग रहे थे। अभी कुछ देर तक ही शताक्षी गई थी कि उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी, जिस कारण शताक्षी को अंदाज़ा हो गया था कि कोई तो आ रहा है। गाड़ी को देखते ही उसकी दौड़ में तेजपन सा आ गया था। वह गाड़ी की तरफ भाग रही थी। वहीं गाड़ी के अंदर बैठा इंसान इस बात से हैरान था कि सामने से कोई लड़की उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए आ रही है। ये देख उस इंसान ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया। अगर वो नहीं लगाता तो शायद वहाँ एक्सीडेंट शताक्षी से हो सकता था। वहीं शताक्षी ने जैसे ही गाड़ी रुकते हुए देखी तो वह जल्दी से उस गाड़ी के पास आई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की और वह बार बार दरवाज़ा खटखटाकर उन लड़कों को भी आते हुए देख रही थी। अंदर बैठे इंसान ने दरवाज़ा खोला और बाहर आया तो उसने देखा कि शताक्षी भीगी सी हालत में ठंड में काँप रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। शताक्षी ने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखों से ज़ोर ज़ोर से आंसू बहने लगे। उसने अपने सामने खड़े उस इंसान को गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस आदमी ने शताक्षी को खुद से कवर किया और अपनी छाता के नीचे ढककर ऐसे खड़ा किया मानो वो उसके लिए सबसे महफूज जगह हो। शताक्षी की हालत देखकर उस इंसान की आंखों में खून सवार हो चुका था। थोड़ी ही देर में वहां पर वो 5 लड़के भी आ गए। उनमें से एक लड़का जो शताक्षी के पीछे दौड़ दौड़ कर थक चुका था, वो हाँफते हाँफते हुए बोला। वह गुंडा बोला, ए हीरो, चला जाए यहाँ से और इस लड़की को ना यहाँ भेज, वैसे भी इस लड़की ने बहुत भगाया है, इसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम। तभी एक लड़का बोला, और अगर मैं इस लड़की को ना दूं तो? तभी दूसरा गुंडा बोला, ऐसे कैसे नहीं देगा बे, जानता नहीं है तू कि हम कौन हैं? तभी वह लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन गुंडों को देखते हुए बोला। वो लड़का बोला, अब मुझे तुम जैसे लोगों को जानना पड़ेगा, सीरियसली हो क्या तुम लोग? उनमें से एक गुंडा उस लड़के की बात सुनकर गुस्सा हो गया और बोला। वो गुंडा बोला, अरे तू डॉन भाई से पूछ रहा है कि वो कौन है? इनमें से एक रघु नाम का गुंडा बोला, अभी तू भाई को नहीं जानता विनोद, भाई डॉन है ये, यहाँ के चोरी, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, किडनैपिंग, ना जाने कितने केस हैं इनके ऊपर, पुलिस भी इनका कुछ नहीं उखाड़ पाई है और तुझे लगता है कि तू इस छोकरी को लेकर आसानी से चला जाएगा? चुपचाप से इस छोकरी को हमें दे दे और चुपचाप से चला जाए यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, हमें तो बस इस खूबसूरत बला से काम है। तभी वो लड़का बोला, ठीक है ले जाओ अगर दम है तो। तभी विनोद नाम का गुंडा बोला, ए रघुबंटर, मज़ा चखाओ जरा इसे, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, ये साला ना कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है। इतना सुनते ही बाकी सब लोग उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आए। उनको देखकर लड़के ने शताक्षी को अपने पीछे किया और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर बोला। वो लड़का बोला, अब तुम्हें पिटने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है तो पिटने के बाद जो हाल होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर उस लड़के ने उन सभी गुंडों को मारना शुरू कर दिया और मार मार कर अधमरा कर दिया। वहीं वो लड़के अब वहाँ से भागना चाहते थे। जब उस लड़के ने विनोद को भी मार मार के अधमरा किया तो वो सीधे शताक्षी को गाड़ी में बैठाकर बिना उन लोगों की ओर देखे वहाँ से निकल गया। वो गुंडे लोग अपनी हालत पर रो रहे थे, साथ ही में इस बात से पछता रहे थे कि किस मनहूस घड़ी में उसने उस लड़के से पंगा ले लिया। वहीं गाड़ी में शताक्षी अभी भी काफ़ी रो रही थी। वो लड़का वहाँ से सीधे अपने फार्म हाउस पर आया। शताक्षी ने जब वो फार्म हाउस देखा तो वो उस लड़के की तरफ देख कर बोली। शताक्षी बोली, हम यहाँ कहाँ आ गए मिस्टर राठौर? जी हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही था। वेदांत बोला,
इस हालत में जाएंगी आप अपने घर? किसी ने देख लिया तो आपको इस हालत में तो क्या सोचेंगे? और वैसे भी आपका घर जिस जगह है उस रास्ते में कुछ ब्लॉकेज हुई है, एक पेड़ टूट कर गिर गया है जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। आज के लिए आपको यहीं रुकना पड़ेगा। शताक्षी, जिसने खुद को वेदांत के ब्लेजर से कवर करके रखा हुआ था, वो वेदांत की बात सुनकर चुप हो गई। वेदांत ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और खुद ड्राइविंग सीट से उतरकर दूसरी तरफ आकर शताक्षी को उतारने लगा। शताक्षी, जिसकी ड्रेस काफ़ी हद तक फट चुकी थी, वो अभी भी अपने आप को कवर करके वहीं बैठी हुई थी। वेदांत शताक्षी के दिमाग में चल रही बातों को समझ रहा था, इसलिए उसने बिना शताक्षी से कुछ कहे उसे गोद में उठाया और सीधे फार्म हाउस के अंदर लेकर गया। अंदर पहुंचकर उसने शताक्षी को अपने कमरे में छोड़ा और फिर शताक्षी की ओर देखकर बोला। वेदांत बोला, आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना कहकर वेदांत कमरे से बाहर चला गया। वहीं वेदांत के कमरे से बाहर जाते ही शताक्षी बाथरूम में गई। उसने खुद की हालत देखी तो उसे रोना आ गया। उसने पानी ऑन किया, फिर अच्छे से गर्म पानी से नहाया। वो खुद के बदन को अच्छे से रगड़ रही थी। उसे बार बार उन गुंडों की छुअन याद आ रही थी, जिससे उसका रोना और ज़्यादा तेज हो चुका था। वहीं वेदांत भी चेंज करके कमरे में आया तो उसने देखा कि शताक्षी कमरे में नहीं है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो वेदांत ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के पास जाकर उसे पता चला कि शताक्षी अंदर शायद रो रही है। वेदांत ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और बोला। वेदांत बोला, शताक्षी तुम ठीक हो? बाहर आओ, ज़्यादा देर तक नहाओगी तो ठंड लग जाएगी। भीगी हुई शताक्षी, जो कि शावर के नीचे बिना किसी भाव के खड़ी थी, वो अपने शरीर पर उभरे उन जख्मों को देखने लगी जिसे उसने कुछ ही देर पहले बनाया हुआ था। हर उस गुंडे की छुबन को याद करके उसने अपने शरीर को बहुत बुरी तरीके से छिल दिया था। उसके गोरे बदन पर लाल लाल निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक बाथरोब नजर आया। उसने बाथरोब पहना और उसे ध्यान आया कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। उसने बाथरोब पहना और फिर वो दरवाजे के पास आई और धीरे से बाहर खड़े वेदांत से बोली। शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। वेदांत बोला, हाँ मैं आपको कपड़े देता हूँ। वेदांत ने अपना चेंजिंग रूम चेक किया तो उसे शताक्षी के मतलब का कोई कपड़ा नज़र नहीं आया। उसने अपनी एक शर्ट निकाली और एक लोअर निकाली और उसे शताक्षी को देते हुए कहा। वेदांत बोला, अभी के लिए इसी से काम चला लीजिए, सुबह तक मैं आपके लिए कपड़े मंगा लूँगा। फ़िलहाल के लिए घर में कोई और कपड़े नहीं हैं। वहीं शताक्षी ने जब वेदांत के कपड़े देखे तो वो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे थे उस पर। वेदांत काफ़ी हट्टा कट्टा था और शताक्षी उन कपड़ों में बिल्कुल किसी बच्चे जैसी लग रही थी। खैर, शताक्षी ने उन कपड़ों को पहना और वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वेदांत सोफे पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा है। वेदांत ने जब शताक्षी को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान भी था। उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया। वेदांत शताक्षी की तरफ देख कर बोला। वेदांत बोला, यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पी लो। वेदांत ने शताक्षी के फेस पर काफ़ी गौर किया तो रोने के कारण उसका फेस लाल हो चुका था। आंखें सूज चुकी थी, जिसे वेदांत ने साफ महसूस कर लिया था। शताक्षी ने धीरे धीरे कॉफ़ी पीनी शुरू की। वहीं वेदांत की नज़र जब शताक्षी के पैरों पर पड़ी तो उसे देखकर न जाने क्यों वेदांत के दिल में दर्द सा उठा। वेदांत ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वहीं सोफे पर नीचे शताक्षी के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों पर दवाई लगाने लगा। शताक्षी ने जैसे ही ये देखा तो वो बोली, मिस्टर राठौर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे पैरों को टच ना करें। वेदांत बोला, आपके पैरों में ज़ख्म है मिस राणा, अगर इस पर दवाई नहीं लगी तो ज़ख्म नासूर बन जाता है। तभी शताक्षी बोली, ये जख्म शायद ज़िंदगी भर के लिए नासूर बन सकते हैं, क्योंकि जो भी आज हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती मिस्टर राठौर। वेदांत बोला, जो कुछ भी आज हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मिस राणा, जो हुआ उसे भूल जाओ। शताक्षी बोली, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, वो हंसी, वो छुवन, वो उन लोगों का मुझे छूना कभी नहीं। ये बोलकर ही शताक्षी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वेदांत ने शताक्षी के पैरों में दवाई लगाई और फिर उसे शांत करते हुए बोला। वेदांत बोला, शांत हो जाओ मिस राणा, सब ठीक है, सब लोग नहीं हैं यहाँ पर, वो अभी मैं हूँ यहाँ पर। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ, जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, समझो इस बात को। शताक्षी ने जैसे ही वेदांत के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वेदांत को झट से गले लगा लिया। वहीं वेदांत भी शताक्षी को चुप करा रहा था। काफ़ी देर से सकने के बाद शताक्षी चुप हो गई। वेदांत ने उसे गोद में उठाया और फिर उसे बिस्तर के पास लिटाने लगा। उसने आधा ही लिटाया था तो वेदांत उसकी ओर देखते हुए बोला। वेदांत बोला, तुम आराम करो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं बगल वाले रूम में हूँ, कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। जैसे ही वेदांत ने इतना कहा और वो वहाँ से जाने को हुआ कि तभी शताक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में लाइट काफ़ी हद तक डिम थी और ऊपर से शताक्षी ने जब वेदांत का हाथ पकड़ा तो वेदांत उसकी ओर देखने लगा, मानो वो उससे पूछ रहा हो कि क्या हुआ, उसने उसका हाथ इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है। तभी शताक्षी बोली, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ।
तो वहीं जैसे ही शताक्षी ने यह कहा और जैसे ही वेदांत ने ये सुना तो वो शताक्षी के काफ़ी करीब आया। शताक्षी ने वेदांत को गले लगा लिया। उन दोनों को यूं गले लगाते ही वेदांत, जो काफ़ी देर से खुद को कंट्रोल करे हुए था, वो शताक्षी के पास आकर लेट गया। वेदांत ने कमरे की लाइट बंद की और फिर शताक्षी की ओर देख कर बोला। वेदांत बोला, सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। शताक्षी और वेदांत के बीच खुशनुमा रात की शुरुआत हो चुकी है। वेदांत, जिसके दिल और दिमाग पर हावी हो रही है शताक्षी से बदले लेने का जुनून, तो वह अचानक से शताक्षी के करीबी को देखकर खुद को शायद कहीं भूल चुका है। शायद वो बदला कहीं छूमंतर हो चुका है। क्या होता है इन दोनों के बीच पनपने वाले एहसासों का अंजाम, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।